तो पहली मर्तबा मैं फतेहपुर में राजस्थान में आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात को रख रहा हूं। आपका बेहद शुक्रिया। मैं अपने जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की जा चुकी है और हमने अपनी जो कमेटी बनाई उसका कन्वीनर जमील खां साहब को बनाया, जिसमें हमारे बहादुर एडवोकेट जावेद साहब भी हैं। मेरी आप तमाम से अपील यह है कि आप अपनी इस पार्टी को मजबूत करें। हमको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमको आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, हमको आपकी तायीद की ज़रूरत है। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि राजस्थान में एक विकल्प नहीं था, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में एक सत्ता की कबड्डी मैच खेली जाती रही है। अब इंशाअल्लाह ताला एक तीसरी ताकत के तौर पर मजलिस राजस्थान में उभरेगी और मुझे यकीन है कि आपकी तायीद, आपकी सरपरस्ती से ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मजलिस का सफ़र कामयाब रहेगा। और मुझे यकीन है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस एक सियासी ताकत बनकर राजस्थान के सरजमीन में उभरेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज हमारे वतन अजीज की जो सियासत है, जो माहौल है, उससे आप तमाम लोग बाखबर भी हैं और उसको आप बखूबी जानते भी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब पिछले असेंबली या विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ पर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। भाजपा के भी लोग कामयाब हुए और उसके 3 महीने या 3.5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो यहां से एक भी कांग्रेस का उम्मीदवार बहैसियते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है वो बहुत छोटा है, मगर मैंने जो अपने बड़ों से सुना है, अपने बड़ों के तजुर्बों की बुनियाद पर जो उन्होंने मुझे सिखाया है और जो मैंने अपनी सियासी सफर में, जो एक छोटा सा सफर रहा है अभी तक, जो मैंने गलतियां करके, ठोकरें खाकर और ज़हीन लोगों की राय मशवरे को सुनकर जो मैंने ये सुना और समझा, वो ये है कि याद रखिए कि जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। आप बरसों से हम लोग वोट डालने वाले बन चुके हैं, मगर हम वोट लेने वाले नहीं बने हैं। कोई ये कहेगा कि इसकी मिसाल क्या है, या फिर हमको समझाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, आपसे इंसाफ नहीं होगा। जब तक आप अपने वोट से इत्तेहाद की ताकत पर आप अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे। जब तक आप अपने वोट की ताकत पर अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, जिला परिषद का हो या लोकल बॉडी का हो, याद रखिए हम अपनी तकालीफ को दूर नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जहां कहीं भी मैं जाता हूं वहां पर मसाइल लोग हमको बताते हैं, जिम्मेदार लोग बताते हैं, और जब हम उन मसाइल को देखते हैं और जब आवाम से पूछते हैं कि ये मसला क्यों नहीं हल हुआ, तो जवाब में ये आता है कि हमारा विधायक या हमारा सांसद या हमारा लीडर जिसको हमने अपने वोट से मुंतखब किया वो हमारी तकालीफ को महसूस नहीं करता। वो सिर्फ चुनाव के दरमियान में हमारे पास नजर आता है,
फिर 5 साल के बाद दोबारा हमारे गली कूचों में, हमारे गांव में आकर हमसे वोट की भीख मांगता है। और फिर जब भीख मांगता है हमसे ये भी कहता है कि देखो अगर मुझे वोट नहीं डालोगे तो भाजपा जीत जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ वोट डालते रहें, और जब हम इंसाफ का मुतालबा करें, जब हम सम्मान की बात करें, जब हम हक की बात करें, तो हमसे ये कहा दिया जाता है कि नहीं नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम सम्मान, इज्जत और इंसाफ और हक की बात मत करो, तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि तुम वोट डालकर भाजपा को हरा दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस सरजमीन से मैं आया हूं वो हैदराबाद और तेलंगाना रियासत है। वहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 MLA हैं। वहां पर मुसलमानों की आबादी करीब 65 लाख के करीब है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब 7 विधायक तेलंगाना में आपकी दुआओं से और आपकी इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बलबूते पर कामयाब होते हैं, तो फिर वहां पर तेलंगाना में मजलिस की नुमाइंदगी पर, मजलिस के रिप्रेजेंटेशन पर तेलंगाना की हुकूमत ने आज से 7 साल पहले मुस्लिम अक़लियत के लिए एक रेजिडेंशियल स्कूल खोले, और आज की तारीख में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक, 6 से 12th क्लास तक फ्री में स्कूल में पढ़ती हैं। बच्चियों का अलग स्कूल है। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात को। मैं थाली मारने के लिए, दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कोई शायर नहीं हूं कि कलाम पढ़कर तुमसे वाहवाह हासिल कर रहा हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, फ्री में पढ़ रही हैं। बच्चियों का अलहदा स्कूल, उसमें उनका अलहदा हॉस्टल, बच्चों का अलग स्कूल और अलहदा हॉस्टल। उनको वहां पर किताबें दी जाती हैं, पहनने के लिए कपड़ा दिया जाता है, और बेहतरीन खाने का इंतजाम वहां पर किया गया। बताइए, क्या मजलिस का कोई MLA कभी मंत्री बना? जब तक मैं जिंदा रहूंगा मजलिस का कोई MLA मंत्री नहीं बनेगा, न संतरी बनेगा, बल्कि वो एक लड़ने वाला बनेगा अपने हक के लिए जो हमने किया। बताइए, क्या राजस्थान में इतनी बड़ी आबादी यहां पर मुस्लिम अक़लियत की है, क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने इस तरह का इंतजाम किया? कितना बजट है यहां पर? आपके अक़लियती मिनिस्ट्री का बजट जो मुझे बताया गया, हो सकता कि शायद गलत हो, मगर जिम्मेदारों ने मुझे बताया कि अक़लियत माइनॉरिटीज का बजट ये है, सिर्फ 98.55 करोड़ है 2022 का। सिर्फ 98.55 करोड़, और आपकी आबादी मुसलमानों की राजस्थान में 62 लाख है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी करीब, मैंने आपसे कहा कि 45 लाख के करीब है। कितना माइनॉरिटीज का बजट है आपको मालूम? 1728 करोड़ रुपये। 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटीज का बजट है। ठीक है, इस साल थोड़ा सरकार ने पैसे कम दिए, माने रिलीज नहीं हुए, मैं मानता हूं उस बात को, मगर ये कौन सा इंसाफ है कि आप यहां पर सिर्फ 98.55 करोड़ 62 लाख की आबादी, और तेलंगाना में 44 लाख की आबादी के लिए 1728 करोड़ रुपये माइनॉरिटी का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं जानता हूं कि कोई पार्टी इंसाफ नहीं करेगी। यहां पर भी आपके 8 मुस्लिम MLA, 8 है ना, 9 मुस्लिम MLA हैं। तेलंगाना में 8 हैं।
7 हमारे हैं और 1 टीआरएस पार्टी के हैं। बताइए फिर यहां पर आपको सिर्फ इतना कम बजट क्यों दिया जा रहा है? 98.55 करोड़ 2022 का माइनॉरिटी का बजट क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि आपको बोल दिया गया कि सिर्फ तुम भाजपा को वोट डालो। यकीनन भाजपा को आएंगे। भाजपा के खिलाफ हम ही तो वोट दे रहे, कोई तो नहीं दे रहा ना। अगर मैं हाथ उठाकर पूछूं कि तुमने क्या कभी भाजपा को वोट दिया, तो शायद 2 या 3 लोग हाथ उठाएंगे, बाकी सब कहेंगे कि हमने कभी भाजपा को वोट दिया ना कभी देंगे। क्या आप भाजपा को वोट देंगे? क्या आप मोदी को वोट देंगे? हम भी नहीं देते तेलंगाना में। मगर ये बताइए फिर ये बजट इतना कम क्यों है? बजट कम इसलिए है क्योंकि जो 9 एमएलए जीत कर गए वो बेचारे बेबस हैं, कमजोर हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनकी आवाज को सुना नहीं जाता। अगर आपका मजलिस का एमएलए जीत कर जाएगा तो लड़ेगा विधानसभा में और बोलेगा ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का या आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मगर याद रखो अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। याद रखो, अगर तुम रोकर आंसू बहाकर ये समझोगे कि दुनिया तुम पर रहम करेगी, नहीं जालिम और जुल्म करेगा। अगर तुम भीख मांगोगे कि मेरा हक दे दो, तो सरकार में बैठे वाले ये सब लोग बोलेंगे कि देखो ये भिखारी बनकर आया है, इसको कुछ मत दो, कुछ हड्डी फेंक दो। मगर अगर तुम बराबरी के लिए खड़े हो जाओगे, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उनके सामने आंख में आंख मिलाकर कहोगे कि भारत के संविधान के मुताबिक मैं भी बराबर का शहरी हूं, मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे अपना हक मिलना चाहिए तो हक मिलेगा। अगर आप सिर्फ चीखे मारेंगे, नारे मारेंगे, हक नहीं मिलेगा। आपको हक कैसे मिलेगा मेरे भाई? जब आप सियासी ताकत को पैदा करेंगे, जब आप सियासी नुमाइंदों को अपने जिताएंगे, तभी जाकर तो हम बात कर सकते हैं। मैं आपको और एक मिसाल दे रहा हूं, शायद किसी को पसंद ना आए, मैं तो बदनाम हूं कि जहां कहीं भी ओवैसी भाषण देता है, मेरे दुश्मन कहते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। कोई कहता है कि ये फुला बोलता है। मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और अगर मेरी सच्चाई किसी को तकलीफ पहुंचाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं सच्चाई को बयान करता रहूंगा और बयान करने की कोशिश करता रहूंगा। और सच्चाई ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे राजस्थान के जाट भाइयों को सलाम करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को सलाम करता हूं। जाट भाई 9% हैं और 200 की विधानसभा में उनके 37 एमएलए है ना, 37 है। मैं उनको सलाम करता हूं। क्या राजस्थान के मुसलमान हमारे जाट भाइयों से सीख नहीं सकते कि वो 9% हैं और उनके 37 एमएलए हैं? मैं सलाम करता हूं राजस्थान के हमारे राजपूत भाइयों को कि वो आबादी का 6% हिस्सा है और उनके 17 विधायक जीत कर आते हैं। मैं सलाम करता हूं उनको। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो आपके कांग्रेस से ये जो 8 एमएलए जीत कर गए हैं, जिनको आपने जिताया है, ईमानदारी से एक बात अपने आप से सवाल करिए, जब तुम उनको देखते हो तो तुम्हारा दिल तुमसे क्या कहता है कि ये मेरा नेता है या कांग्रेस का नेता है? किसका नेता है? आप खुद फैसला कर लो। और जब तुम इस दीवाने को देखते हो जो 1000-2000 किलोमीटर से दूर आया है, तो आप ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरी बात करने वाला एक पागल इंसान है जो मेरे जज्बात को समझता है। मगर याद रखो, मेरी जिंदगी
कब चिराग गुल हो जाए मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये चाहता हूं कि मुझसे बेहतर, मुझसे काबिल, मुझसे जियाले इस शेखावती की सरजमीन पर मंजलिस के पैदा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के दौर का आगाज हो जाएगा। इसीलिए हमने मेरे छोटे भाई जमील को हमने कन्वीनर बनाया है। ये कोई पार्टी का नहीं है। जमील की काबिलियत यह है कि जमील तालीम के मैदान में काम करता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है कि कैसे आप करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा अगर बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो कौन है। 2017 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया कि मुसलमान और सिखों के बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर हैं। माने 44% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? स्कूल नहीं खोले गए हैं। अगर स्कूल खोलने का मुतालबा करते तो जो पार्टी पावर में बोलेगी मुसलमान के इलाके में स्कूल नहीं, थाना खोल दो ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। ये मुल्ला लोग, ये बड़े मियां लोग बड़े जज्बाती रहते हैं। थाना खोलो पहले उनको, और फिर अगर कोई जाकर बोलेगा कि ठीक है तुमने स्कूल नहीं खोला तो कम से कम अस्पताल खोल दो, तो बोलेंगे नहीं मियां को अस्पताल की नहीं, शराब की दुकान खोलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। और फिर आप देखिए, हमने जमील को एक समाज सेवक है, हमने मंजलिस की जिम्मेदारी दी, बल्कि मैं यहां पर खड़े होकर हमारे गुज्जर भाइयों को भी सलाम करता हूं। मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनकी सियासी शऊर को, उनके इत्तेहाद को सलाम करता हूं कि वो 9% हैं मुसलमानों की तरह, मगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं, मगर गुज्जरों ने एक नेता को चुन लिया था। गुज्जरों ने किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को अपना नेता माना, उनका इंतकाल हो गया। मैं उनके परिवार को पुरसा देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अपने सफों से एक नेता को चुनना है। कोई आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से नहीं निकलेगा। रिजर्वेशन मिलना चाहिए राजस्थान के उन मुसलमानों को जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। हम पिछड़े हैं, हमारा रिकॉर्ड है, सरकार को देना चाहिए, मगर कोई सरकार नहीं देती। रिजर्वेशन मिलना जरूरी है, मगर रिजर्वेशन नहीं मिलना खुद एक नाइंसाफी की बेहतरीन मिसाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस पर गौर करिए। और फिर ये शेखावती की सरजमीन सारे मुल्क में, सारे देश में मशहूर है कि यहां से हर घर से कोई ना कोई एक बच्चा भारत की फौज में जाता है। जाते हैं ना फौज में। मगर अब आप ये मेरे सवाल का जवाब दो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अग्निवीर की स्कीम लेकर आई, क्या ये अच्छा है? जो फौज में जाता है भारत की, वो क्यों जाता है? ताकि देश की सेवा कर सके। उसमें एक इज्जत होता है, एक ऑनर होता है। पूरा गांव खुशियां मनाता है अगर कोई बच्चा फौज में जाता है। पूरे उस गांव के लिए एक सम्मान की बात हो बन जाती है कि हमारे गांव का बच्चा भारत की सरहद की हिफाजत करने के लिए कश्मीर में बैठा है ताकि पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट घुसकर ना आए। सारा गांव खुशियां मनाता है कि इस गांव का बेटा चीन की फौज के खिलाफ फौलाद की तरह खड़ा है। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? कहा कि देश की अगर खिदमत करना है तो सिर्फ 4 साल करो। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको भी चाहिए था कि 5 साल के बाद मैं भी टाटा कर दूंगा।
मगर वो तो बोलेंगे नहीं, मैं कभी टाटा ही नहीं करूंगा, मैं जब तक रहूंगा मैं रहूंगा। मगर अग्निवीर के लोगों का 4 साल। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कैसा निजाम, कैसा फैसला भाजपा ने किया। फौज से एक मजाक किया जा रहा है। आज 50,000 भारत की फौज चीन की फौज से आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है। डेप्सांग डेमचाक में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास, हॉट स्प्रिंग के पास। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल। और क्या कहते हैं, 4 साल के बाद तुमको 11 या 14 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री, आपके वादे 15 लाख के पूरे नहीं हुए, आप कौन से 11 लाख 14 लाख का वादा कर रहे हैं। और कहते हैं कि 4 साल के बाद उसमें से थोड़े 10% लोग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में चले जाएंगे और उस 4 साल के बाद एक 25-20% जो भी परसेंटेज है वो फौज में दोबारा लिया जाएगा। यानी 4 साल की सर्विस उसकी कबूल नहीं होगी, वो नए सिरे से शुरू करेगा। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो जो बच्चे अपने सालों तक तैयारी कर रहे थे, उनको बड़ी मायूसी हुई है। देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाह रहे हैं, अग्निवीर या अग्निपथ जो भी आपकी स्कीम है, ये देश के हित में नहीं है। आज पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को ललकार रहे हैं। ऐसे वक्त में ये अग्निवीर स्कीम को नहीं लाना चाहिए था। इसको बर्खास्त करने की जरूरत है। ये कौन सी फौज होगी जो 4 साल काम करेगा और फिर उसके बाद घर को आ जाएगा। फिर कहेंगे कि नहीं, उसको CCRPF में या ITBP में लिया जाएगा। अरे एक रिकॉर्ड पेश करो, कितना झूठ बोलते हो भाजपा वाले, कितना झूठ बोलते हैं भाजपा वाले। अरे 10% तो कभी नहीं लिया गया जो लोग फौज से निकलकर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में जाते हैं। मैं आज इस सरजमीन पर खड़े होकर 31 जुलाई 2020 को जो मोहसिन खान जो शेखावती के थे, जिन्होंने नौशेरा कश्मीर में पाकिस्तान के टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए, आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, मैं उनके परिवार को, उनके माँ बाप को सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहसिन खान के परिवार को अल्लाह सब्र दे और ऐसे मोहसिन खान इस सरजमीन पर अल्लाह लाखों में पैदा कर दे जो भारत की सुरक्षा करते रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने सुना कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में चीता को लेकर आए हैं, अफ्रीका से चीता को लाए हैं। तो मीडिया के लोगों ने हमको जयपुर में पूछा कि बीजेपी ने चीता को लाया है भारत में, इस पर आप क्या बोलेंगे। हमने कहा भाई, देश के प्रधानमंत्री से जब आप पूछेंगे कि युवाओं को आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, तो प्रधानमंत्री से सवाल होगा नौकरी का, वो चीता से तेज भाग जाते हैं। जब प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, हमारे लोग जब सर्दियों में हमारे जानवर को लेकर घास खिलाने लेकर जाते थे तो 10 किलोमीटर की जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग और डेपचांग में क्या होगा। तो प्रधानमंत्री जैसा चीन का नाम सुने चीता से तेज चले जाते। अब क्या बोलेंगे। अच्छा, वो चीता को तो ला तो लिए, मगर कम से कम बीजेपी वालों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तरमीम कर लो। इसलिए कह रहे हैं कि री इंट्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क में 20 करोड़ लोग रोज रात में बगैर खाना खाए भूखे सोते हैं। रोज 4,500 बच्चे, मासूम बच्चे मर जाते हैं क्योंकि अस्पताल नहीं मिलता। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं तो भारत में। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाया, इतना लगाया जीएसटी कि अगर कोई पेंसिल खरीदेगा लिखने के लिए बच्चा स्कूल का तो उस पर भी जीएसटी, माने पेंसिल पर जीएसटी है।
शमशान घाट अगर बनाता है तो उस पे जीएसटी है, यानी जिंदा रहे तो भी मुसीबत, मर गए तो भी मुसीबत। आप बताइए, फिर देश बीजेपी कहती है राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अरे चीन से आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? फिर चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। तो 16 राउंड की बातचीत, क्या बातचीत थी? वलीमा हो रहा था चीन से बात करते हुए। 16 बार बात किए चीन से, क्या बात किए जब घुसे नहीं, ना कोई घुसेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारी भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। देश बीजेपी के पास फौज को पैसा नहीं है देने के लिए, इसने अग्निवीर अग्निपथ की स्कीम लेकर आए। अगर पैसा होता तो ये 4 साल की ये स्कीम नहीं लाते। आप बताइए, जो फौज का सिपाही एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाता है, उसके लिए एक बड़ी इज्जत की बात होती है। आज उसको देश के प्रधानमंत्री 4 साल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात आपसे अर्ज करना चाह रहा था, क्योंकि ये पहला जलसा है, आखिरी नहीं होगा, मैं दोबारा आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब पहला जलसा है तो हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिसको हम अपना शेख मानते, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा था कि तकरीर कैसी करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ का पहला सूरा सूरे फातिहा और आखिरी सूरा कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो तकरीर का शुरुआत ऐसी होना और खत्म ऐसी होना। तो मुझे बात समझ में नहीं है, बाद में हमारे बुजुर्गों ने समझाया कि बेटा तुम्हारे सर के ऊपर से गई और उसका मतलब ऐसा है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अर्ज कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो अब अल्लाह ही मालिक है इनका। मुख्यमंत्री के ताल्लुक से उनका कोई मंत्री है जिसने कहा कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लगेंगे, एक राजीव गांधी अमर है, दूसरा अशोक गहलोत फुला फुला फुला। ये क्या बात है भाई? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, बादशाह सलामत तो नहीं है ना। जब हम नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं तो अशोक गहलोत मुर्दाबाद के भी नारे लगाएंगे। जमहूरियत है, मगर उनका मंत्री बोलता नहीं लगा सकते। अच्छा, उनका एक और मंत्री बोलता है कि जब मैं लड़ने पे आ जाऊंगा तो कोई नहीं रहेगा। भाई साहब, क्या आपके पास मशीन गन इस्तेमाल करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी तो माशाल्लाह सर्कस बनी हुई है राजस्थान में। बैठिए, देख तमाशा देखिए, एक से एक जोकर है यहां पर, एक से एक है माशाल्लाह से। अच्छा, हम जितने बार जयपुर को आए, पार्टी की मीटिंग करे, इतने इंटेलिजेंस के लोग हमारे पीछे लगा दिए कि एक दिन हम होटल में थे तो हमने कहा कि भाई साहब अंदर बैठिए, टॉयलेट में भी आकर देखिए क्या करते हम। नहीं, नौकरी करो मगर इतना ऐसा भी तो मत करो। आज ना तो हमारे ससुरे हैं, हमारी शादी हो चुकी है, अब तो कोई दरियाफ्ती भी करने की जरूरत नहीं है, एक काफी है हमारे लिए। हर जगह क्या हो रहा है, मंजलिस क्या कर रही है, जमील क्या कर रहा है, हमारे वकील साहब क्या कर रहे हैं। कोई बात है? अरे अपने घर की फिक्र करो, अपने घर की फिक्र करो। और हमारे जाने के बाद कांग्रेस के लोग जरूर बोलेंगे आपको कि ओवैसी आए थे यहां पर, ये वोट काटने के लिए आए हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जब तुमको सत्ता मिली विधानसभा के चुनाव के बाद, जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए, तो अशोक गहलोत के बेटे को इलेक्शन में क्यों शिकस्त हुई? वो क्यों हार गए? हमारी वजह से हारे वो। जब मुख्यमंत्री का बेटा हार गया तो किसने उसको धोखा दिया? किसने धोखा दिया उनको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करिए ताकि आपकी लड़ाई कोई लड़ सके, कोई आपकी आवाज उठा सके, कोई हमारे नौजवानों को मायूसी से बचा सके, कोई हमारे नौजवानों के हौसलों को बुलंद कर सके, कोई हमारे नौजवानों को उनकी मंजिल दिखाए, कोई नौजवानों को भारत की लोकतंत्र में उनके भरोसे को और मजबूत करे,
भारत के संविधान की खूबसूरती को कोई समझाए कि भारत के संविधान में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके इस यहां पर विधानसभा में वक्फ की जमीन का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। वक्फ की जमीन पर बहुत से लोग कंट्रोल करते हैं। अगर आप यहां से मजलिस को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वक्फ की जमीन उसके वाकिफ के मंशे के मुताबिक इस्तेमाल की जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि यह आपकी पार्टी है, इसको आपको अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से इसको मजबूत करना है। याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं खास कर से हमारे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, ये जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी जिंदगी हो चुकी है। ये लड़ाई हम उन नौजवान बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो जब इस दुनिया में आएंगे वो नाइंसाफी का सामना ना करे जो हमने अपनी जवानी में सामना किया था, जो हमने तकालीफ उठाई थी। हमारे बच्चे, आने वाली नस्ल उन तकालीफ को ना उठाए। और उसी वक्त मुमकिन होगा मेरे भाई जब आप अपनी एक सियासी ताकत बनकर उभरेंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन बीजेपी के खिलाफ वोट देना है और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और गोली चलाने वाले ने टीवी के इंटरव्यू में क्या कहा था कि ओवैसी बहुत ज्यादा बोलता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बारे में, इसीलिए हमने उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि मुसलमान दुनिया में आता है तो एक ही मर्तबा मरता है, 2 मर्तबा नहीं मरता है। वो एक ही मर्तबा हम मरते हैं, बार बार नहीं मरेंगे। और उसी वक्त मरेंगे जब अल्लाह उस दिन का वक्त तय कर लेगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा, हम इसको मानते हैं इस बात को। जब अल्लाह तय करेगा तो मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो जाना है ना सबको इस दुनिया से, कोई नहीं रहेगा यहां पर। जब अल्लाह ने हमको भिजाया इस दुनिया में तो हम जाएंगे वापिस अल्लाह के पास, तब जाकर हमारा हिसाब किताब होगा। अल्लाह तय करेगा, अल्लाह फैसला करेगा कि कौन राय बराबर नेकी किया, कौन राय बराबर गुनाह किया। उसका फैसला अल्लाह अपनी अजमत और अपनी रहमत के मुताबिक इंशाअल्लाह करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस को मजबूत करिए। आप मुझे मत देखिए, जमील को मत देखिए, अपने आप को देखिए। कब तक आप इस नारे में चले जाएंगे कि नहीं भाजपा के खिलाफ ही वोट देना है तो कुछ बात मत करो। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा के खिलाफ वोट दो, मगर तुम भी तो जिंदा रहो। तुम जिंदा नहीं रहकर कांग्रेस को, किसी और को जिंदा रख रहे हो और अपने आप को तुम खत्म कर रहे हो। ये कौन सी जिंदगी है? अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे ना। सियासत में जिंदा रहना है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो नेकी भी करेंगे या गुनाह भी करेंगे। जब जिंदा नहीं रहेंगे तो ना किसी का फायदा पहुंचा सकेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मेरी इन बातों का गौर से कभी जब घर जाकर बैठे तो इस पर सोचिए। हो सकता है कि लोगों को इतराज हो मेरी तकरीर पर, उनका पूरा हक है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त हमसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि अगर आप नहीं उठेंगे तो कोई नहीं उठेगा। याद रखो, आज उत्तर प्रदेश में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है सर्वे के नाम पर। कोई नहीं कहता उस बारे में। हमको कहना पड़ता है कि मदरसे का सर्वे गलत है। अगर सर्वे करना है तो सब मदरसों का, सब स्कूल का सर्वे करो, मगर तुम उन मदरसों का क्यों कर रहे हो जो हुकूमत से, सरकार से एक पैसा नहीं लेते? आखिर तुमको इसी मदरसे में आकर देखने की क्या जरूरत है? अरे तुम पूरे स्कूल का करो, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का करो, आरएसएस के स्कूलों का करो, प्राइवेट स्कूल का करो, सरकार के स्कूलों का करो। कितने टॉयलेट उसमें है, कितनी बिजली है, कितना पीने का पानी है, मगर नहीं, सबको छोड़कर सिर्फ हमारे मदरसों पर नजर। तुम क्या देखोगे उसमें? तुमको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, सिवाय उसमें अल्लाह की वहदत की तालीम दी जाती है। आओ मैं तुमको दावत भी देता हूं उसकी, वो भी पढ़ लो तुम।
मगर आप हमारे मदरसों पे फिर हिजाब का मसला, अरे आखिर हम क्या करें बताइए। हर चीज पर हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा। आखिर है क्या बताओ फिर, है क्या बताओ फिर, क्या बचेगा। अब हमारी मस्जिद पर भी आ गए आप, अब मस्जिद पर भी आ गए, इस पर भी कोई पार्टी कुछ नहीं बोलती। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इत्मीनान में मत रहो कि नहीं नहीं वो एक दीवाना है ओवैसी बोल रहा है ना, नहीं, आप सबको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे तो दुनिया उठेगी, सुनेगी और दुनिया समझ जाएगी कि हाँ, एक दीवाना नहीं, ये पूरे लाखों की तादाद में सब के सब लोग होशियार हो चुके हैं, बाखबर हो चुके हैं और अपने हक के लिए खड़े हो गए। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खामोशी बुज़दिली है, खामोशी बुज़दिली है, याद रखो। और भारत के संविधान में आपको बोलने का इख्तियार है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। और ये लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में, अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि आप मुसलमानों के नेता बने, ताकि आप मुसलमानों के कायद बने, ताकि आप मुसलमानों के लीडर बने। और जब यहां से वो खड़ा हो जाएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, सऊद्दीन ओवैसी उसके पीछे खड़ा होगा और उसको सामने रखकर कहेगा कि तुम क़यादत करो राजस्थान के मजलूमों की, तुम इनके मुकद्दर के फैसले तय करो। कब तक हमारे मुकद्दर के फैसले कोई कांग्रेस और बीजेपी करेगी? जब हमारे जाट भाई, हमारे गुज्जर भाई मुत्तहिद होकर अपने फैसले कर सकते हैं, हमारे मीना बरादरी के भाई अपने फैसले कर सकते हैं, तो क्या आप कमतर हैं? क्या आप में ताकत नहीं है? सिर्फ एतमाद की जरूरत है मेरे भाई। एतमाद पैदा करो कि हां, तुम क़यादत कर सकते हो, तुम क़यादत करोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम इनकलाब बर्पा करोगे इस सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम रहमतुल आलमीन की उम्मत हैं, जिन्होंने रहमत के पैगाम को आम किया। तो उठो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, आज आपको अपनी लड़ाई लड़ना है जमहूरी तरीके से। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का पूरा अगर आप जिम्मेदारी मेरे खंधों पर मत डालो, आप भी थोड़े जिम्मेदारी उठाओ, आप भी हराओ भाजपा को। अगर आप देखेंगे डेटा 2014 का, 2019 का, तो मुसलमान वो वाहिद रिलीजियस कम्युनिटी है, मजहबी कम्युनिटी है। जितना बीजेपी को 14 में मिला उतना 19 में मिला। मगर जो दूसरे हमारी बिरादरियां हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, उनकी कास्ट में, उनकी बरादरी में मोदी का वोट बढ़ गया। उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं ना, उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। हम तो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम आरएसएस के खिलाफ खड़े हुए और खड़े हुए रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो जो लोग जो हमसे आकर सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देते हैं, आपका वोट कहां गया? आज गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के पास भाग गए। कांग्रेसी से पूछो तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी ने शायद उनको फोन करके कहा था जाओ। यानी कुछ भी हो जाए, हमको बी टीम, हमको ए टीम, क्या क्या गाली देते हैं। हम तो कहते हैं और गाली दो, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर हम धोखा दे रहे हैं तो भी अल्लाह देख रहा, अल्लाह फैसला करेगा। मगर जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। ये दुनिया खत्म होगी, हशर का मैदान होगा, जब तुमको जवाब देना पड़ेगा जो तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मेरी इज्जत और जिल्लत का फैसला अल्लाह करने वाला है। दुनिया में कोई ऐसा मई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सऊद्दीन ओवैसी को इज्जत और जिल्लत दे सके। अल्लाह मेरे लिए काफी है, हम तमाम के लिए काफी है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहला जलसा था तो इसलिए आपको जरा वार्म अप कराए हैं।
अभी जिम में जाने से पहले मैच से वार्म अप करते, वार्म अप हुआ है अभी। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी बार बार इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे मौका दे कि मैं इस गयूर सरजमीन पर आता रहूं, बराबर आऊंगा, दोबारा नहीं, कई मरतबा आऊंगा। आप मुतमईन रहिए, आप थक जाएंगे, इतना आऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा काम खाली फिरना है, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे सफर के महीने में पैदा किया, तो मैं सफर में ही रहता हूं। आप मुतमईन रहिए, हमारा काम मकसद एक ही है कि आप मुत्तहिद रहें, अपने इख्तिलाफात को कम करें। इख्तिलाफ हो सकता है, मगर इख्तिलाफ अगर है तो उसमें रहमत को तलाश करें, मगर मुत्तहिद रहिए। और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस की सरपरस्ती करिए, हमको गाइड करिए, हमारे बड़े बनिए, हमारा हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाइए, हमको रास्ता दिखाइए। हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार हैं, मगर आपके साथ की जरूरत है, बुजुर्गों की सरपरस्ती की जरूरत है, माँ और बहनों की दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के जोश और वलवले की जरूरत है। तब जाकर इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तहकम एक आपकी सियासी क़यादत बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।